हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है एंडोस्केलेटन। तो इस टॉपिक में देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन में से बेहतर स्केलेटन कौन सा है और क्यों बेहतर है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि जो एंडोस्केलेटन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है होम्योस्टेसिस में। तो ये होम्योस्टेसिस के अंदर इम्पोर्टेंट रोल कैसे प्ले करता है। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट है वो ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्केलेटन, यानी कि एंडोस्केलेटन की स्ट्रक्चर देखेंगे। एंडोस्केलेटन लिविंग स्केलेटन क्यों है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑसिफिकेशन क्या है। एक जो बेबी होता है उसकी बॉडी के अंदर 300 बोन्स होती हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी बॉडी के अंदर 206 बोन रहती हैं। तो वो कैसे कहाँ पे जाती हैं बाकी बोन्स, ये सब कुछ देखेंगे आज के इस टॉपिक में। एंड द टॉपिक इज़ एंडोस्केलेटन। तो स्टार्ट करते हैं। एंडोस्केलेटन, द स्केलेटन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, जो बॉडी के अंदर स्केलेटन मौजूद है उस स्केलेटन को कहेंगे एंडोस्केलेटन। एंड दिस एंडोस्केलेटन इज अ लिविंग स्केलेटन। ये लिविंग स्केलेटन इसलिए है, अगर मैं बात कर लेता हूँ एंडोस्केलेटन की, तो एंडोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ दो तरह के टिश्यूज से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज़ द बोन एंड सेकंड वन इज़ द कार्टिलेज। और अगर मैं बोन और कार्टिलेज की भी बात करता हूँ तो बोन और कार्टिलेज कंसिस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स। तो बोन और कार्टिलेज के अंदर लिविंग सेल्स मौजूद होते हैं जो ग्रोथ शो करते हैं, डिवीजन शो करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि जो एंडोस्केलेटन है वो ग्रोथ शो कर रहा है, वो साइज में इंक्रीज हो रहा है। तो इसी वजह से एंडोस्केलेटन इज अ लिविंग स्केलेटन एंड दिस स्केलेटन शोज द ग्रोथ। थर्ड पॉइंट इज दैट एंडोस्केलेटन इज बेटर देन एक्सोस्केलेटन बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ एक्सोस्केलेटन की, तो एक्सोस्केलेटन क्योंकि बॉडी से बाहर मौजूद है। बॉडी से बाहर मौजूद होने की वजह से इसका मतलब ये है कि जो बॉडी के ऊपर वाली कवरिंग है, जो बाहर वाला पार्ट्स हैं, जो बाहर वाला स्किन होती है, वो जो एरिया है उसको एक्सोस्केलेटन क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एंडोस्केलेटन की, क्योंकि एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, विसिरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एंडोस्केलेटन प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन देन एक्सोस्केलेटन। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं एक्सोस्केलेटन की बात करूँ ना, तो एक्सोस्केलेटन चूँकि बॉडी से बाहर मौजूद है, तो एक्सोस्केलेटन कहीं ना कहीं एनिमल्स की ग्रोथ के ऊपर ना इफेक्ट करता है। लेकिन अगर एंडोस्केलेटन की बात की जाए तो एंडोस्केलेटन तो लिविंग स्केलेटन है, उसने तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करना है, ग्रोथ शो करनी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि एक्सोस्केलेटन इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इफेक्ट्स ग्रोथ को क्या कर रहा है, इफेक्ट करता है। लेकिन इन बरक्स एंडोस्केलेटन ग्रोथ को इफेक्ट नहीं करता, इसलिए हम कहेंगे एंडोस्केलेटन इज बेटर देन एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ एंडोस्केलेटन। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बाकी फंक्शंस तो वही हैं जो सभी स्केलेटन्स में मौजूद हैं। पहला जो है उसमें है ब्लड सेल प्रोडक्शन। अगर मैं ब्लड सेल की बात कर लेता हूँ तो बॉडी के अंदर 3 तरह के सेल्स हैं। फर्स्ट वन इज़ द रेड ब्लड सेल्स RBCs। सेकंड वन बात कर लेते हैं वाइट ब्लड सेल्स WBCs। एंड तीसरे जो सेल्स हैं उन्हें कहेंगे प्लेटलेट्स। ये तीनों क्या हैं, सेल हैं। ये तीनों क्या हैं, सेल हैं। तो अब ये जो तीनों सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों जो सेल्स हैं, दीज ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड, ये बनते हैं विद इन द बोन। ये कहाँ पर बन रहे हैं, बोन के अंदर बन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि इनके जो ब्लड सेल के जो स्टेम सेल्स हैं, ब्लड सेल के जो स्टेम सेल्स हैं, मीन स्टेम सेल का मतलब, स्टेम ब्लड सेल का मतलब ऐसे सेल्स जो क्या बना रहे हैं, जो ब्लड सेल बना रहे हैं, जो वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल बना रहे हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं, दीज आर प्रेजेंट इन द बोन्स। वो बोन के अंदर मौजूद हैं। और मैंने बताया है बोन क्या बना रहा है, एंडोस्केलेटन बना रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्लड सेल प्रोडक्शन। तो ब्लड सेल यहाँ पर तो बन रहे हैं बोन के अंदर, लेकिन डिस्ट्रॉय कहाँ पर होते हैं, आपको पता है रेड ब्लड सेल कहाँ डिस्ट्रॉय होते हैं, ओल्ड रेड ब्लड सेल आफ्टर द 120 डेज डिस्ट्रॉय इन द लिवर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, फिर वो बाइल के अंदर चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ द मिनरल होम्योस्टेसिस। हाउ इट मेंटेन्स द होम्योस्टेसिस। तो मिनरल होम्योस्टेसिस का मतलब, अगर मैं बोन्स की बात करता हूँ हमारी बॉडी की,
बोन्स की बात कर लेता हूँ। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ आयंस मौजूद होते हैं, कुछ मिनरल्स मौजूद हैं। आयंस जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ क्लोरीन, पोटाशियम, सोडियम के आयन, ये जितने भी आयंस हैं ना, ये हमारी बॉडी के अंदर एक मुनासिब अमाउंट के अंदर होने चाहिए। ये मिनरल्स, आयंस, साल्ट्स क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए हमारी बॉडी के अंदर मुनासिब अमाउंट के अंदर होने चाहिए। अब होता कुछ यूँ है, अगर इन आयंस की हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी ज़्यादा हो जाए कंसनट्रेशन, तो क्या होगा, इन आयंस को स्टोर कर लिया जाएगा। कहाँ पर स्टोर कर लिया जाएगा? दे आर स्टोर्ड इन द बोन। तो बोन के अंदर क्या कर लिए गए? स्टोर कर लिए गए। और जैसे ही बॉडी को ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, ये बोन से वापस चले गए, हमारे ब्लड के अंदर चले गए। तो इसी तरह से जो हमारा बॉडी है, बॉडी के अंदर इन आयंस की कंसनट्रेशन क्या हो रही है? मेंटेन हो रही है। मिनरल्स की कंसनट्रेशन क्या होती है? मेंटेन होती है। ख़ास तौर पर जो आपका कैल्शियम और फास्फोरस के आयंस है ना, वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसी तरह से क्या मेंटेन कर रहे हैं? होम्योस्टेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन इज़ डैट के इट प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्शन। सिंपल सी बात है, एंडोस्केलेटन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। हमारे जितने भी, अगर मैं बात कर लूँ ना, मैं बात करता हूँ विसरल ऑर्गन्स की। विसरल ऑर्गन्स दरअसल ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं जो हमारे थोरैक्स रीजन, ये जो सीने वाला हिस्सा है, यहाँ पर मौजूद होंगे, या फिर हमारा जो एब्डोमेन रीजन है, यहाँ पर जो मौजूद होते हैं, इन ऑर्गन्स को हम कहेंगे विसरल ऑर्गन्स। तो अगर मैं बात करूँगा विसरल ऑर्गन्स, जैसे कि रिब्स हैं, ठीक है, तो रिब्स क्या कर रही हैं? रिब्स हमारा विसरल ऑर्गन्स लाइक डैट। आपका जो हार्ट है, आपके जो लंग्स हैं, उनको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? प्रोवाइड बाय द, हमारा जो एंडोस्केलेटन है वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है एंडोस्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, किसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? तो हम वो देखेंगे मूवमेंट के अंदर। मूवमेंट के अंदर कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? जैसे कि अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करता हूँ, कौन से मसल्स की बात कर रहा हूँ मैं? स्केलेटल मसल। तो मैं बात करता हूँ स्केलेटल मसल्स की। तो स्केलेटल मसल्स ऐसे मसल्स जो किसके साथ अटैच होंगे? जो अटैच होंगे स्केलेटन के साथ, हम उन मसल्स को कहेंगे स्केलेटल मसल्स कहेंगे। अब कोई भी बॉडी का पार्ट है, अगर उसको मूव करना है तो मसल्स नो डाउट मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो किसके साथ अटैच होंगे? वो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो स्केलेटन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर? मूवमेंट के अंदर। फिफ्थ वन इज़ डैट, अगर मैं बात कर लेता हूँ कि हाउ इट प्रोवाइड्स अ सपोर्ट टू द बॉडी, हमारी बॉडी को कैसे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? तो सिंपल सी एक बात, अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम की बात करता हूँ, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम हमारी बॉडी को क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दीज आर द फंक्शन, यही वो फंक्शन है एंडोस्केलेटन के, और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ऑफ एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनका जो एंडोस्केलेटन है वो प्राइमरली दो टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होगा। उनमें से जो एक टिश्यू है वो है बोन और दूसरा है कार्टिलेज। दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। तो बोन को इन डिटेल्स देखते हैं आज। तो मैंने कहा भी बोन्स रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो बहुत सख्त कनेक्टिव टिश्यू होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें कहेंगे बोन। असल में ये बोन है ना, बोन के जो बहुत रिजिड होने की रीज़न है, इसके रीज़न यही है कि इसके अंदर कैल्शियम की डेपोजिशन हो जाती है। तो कैल्शियम की डेपोजिशन होने की वजह से बोन क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा बोन इज़ अ रिजिड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ पार्ट्स की। तो बोन के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ अ कॉम्पैक्ट बोन, फिर देखेंगे स्पॉन्जी बोन। ठीक है, बोन का जो आउटर रीजन होगा, जो आउटर पार्ट होगा, एंड दिस वन इज़ नोन एज द, जो आउटर रीजन होगा इसको मैं क्या नेम दूंगा? इट वन इज़ नोन एज कॉम्पैक्ट बोन। तो मैंने इसको नेम दे दिया कॉम्पैक्ट बोन। द आउटर रीजन ऑफ द बोन इज़ हार्ड। बोन का जो आउटर रीजन होगा, पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा? इट इज़ द आउटर रीजन। पहला पॉइंट क्या आ गया? आउटर रीजन ऑफ बोन। दूसरा पॉइंट मैं लिखने वाला हूँ हार्ड रीजन। आउटर हार्ड रीजन ऑफ बोन इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे? कॉम्पैक्ट बोन कहेंगे। अब बोन के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है जो क्या करती है? बोन को प्रोटेक्ट करती है, और उसे हम कहते हैं, उसका नेम है पेरिस्टेम। पेरियोस्टम हम उसे कहते हैं।
ये एक लेयर होगी जो बोन के ऊपर मौजूद होती है और बोन को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर बोन के मैं इंटरनल बॉडी की बात करता हूँ, यानी कि अंदर वाला जो गुर्दे की बात करता हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, उसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। क्या कहेंगे उसे, स्पॉन्जी बोन। तो कम्पैक्ट बोन आउटर रीजन आ गया, और जो इनर रीजन ऑफ बोन इज कॉल्ड स्पॉन्जी बोन। फर्स्ट पॉइंट इज इनर रीजन, inner region and soft part, inner region and soft part of bone is called spongy bone होगा। तो अब हमारे पास अभी तक ये पता चला कि बोन के दो पार्ट्स हैं, एक है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरी है स्पॉन्जी बोन, और उसके बाद एक लेयर होगी जिसे हमने क्या किया, पेरियोस्टम का, जो क्या करेगी, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ स्पॉन्जी बोन की, तो स्पॉन्जी बोन की अगर बात करते हैं तो स्पॉन्जी बोन के अंदर ना बाकायदा ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या मौजूद है, ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं। स्पॉन्जी बोन के अंदर एक और चीज़ मौजूद होगी, उसको हम कहेंगे बोन मैरो। क्या नेम दूंगा इसको मैं, बोन मैरो का नेम देता हूँ। असल में अगर बोन मैरो की बात की जाए ना, तो बोन मैरो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बोन मैरो। बोन मैरो 2 तरह के होते हैं। एक जो बोन मैरो होते हैं उसको हम कहते हैं रेड बोन मैरो, एक बोन मैरो हो उसको क्या कहेंगे, रेड बोन मैरो। अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, हम उन्हें कहते हैं येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ ना रेड बोन मैरो की, रेड बोन मैरो की अगर मैं बात करता हूँ, तो रेड बोन मैरो ऐसे बोन मैरो होंगे जो क्या बनाएंगे, हमारे ब्लड सेल्स बनाएंगे। तो रेड ब्लड बोन मैरो आर इन्वॉल्व, दे आर इन्वॉल्व, किस लिए इन्वॉल्व होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग ऑफ, किस चीज़ को बनाएंगे, फार्मिंग ऑफ ब्लड सेल्स बनाएंगे। लेकिन अगर बरअक्स में इसके बरअक्स बात कर लेता हूँ किसकी, येलो बोन मैरो के, तो येलो बोन मैरो ऐसे बोन मैरो होंगे जिनके अंदर फैट्स को स्टोर किया जाएगा। फैट्स आर स्टोर इन द येलो बोन मैरो। तो याद रखिएगा विद द एज, जैसे जैसे एजिंग का प्रोसेस होता है, एज बढ़ती जाती है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त यही होगा कि जितने भी रेड बोन मैरो हैं दे विल टर्न इनटू द येलो बोन मैरो, यानी कि उनके अंदर क्या हो जाएंगे, फैट्स आ जाएंगे, और उनको हम सेल्स को नेम देते हैं, एक ख़ास नेम है उन सेल्स का, उसको हम कहेंगे एडिपोसाइट्स। यानी कि इनके अंदर क्या स्टोर किए जा रहे हैं, अब फैट्स स्टोर किए जा रहे हैं। तो बोन मैरो वो जगह होगी, बोन मैरो आर द, बोन मैरो में रेड बोन मैरो वो प्लेस होगी, वो जगह होगी जहाँ पर क्या बन रहे हैं, वेयर द आरबीसीज, जहाँ पर आपके रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड। ब्लड सेल से आरबीसीज के अलावा वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन मेनली जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर वो किसकी बात कर रहा हूँ, आरबीसीज की। तो कहाँ पर बन रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड इन अ बोन मैरो एंड बोन मैरो इज़ अ पार्ट ऑफ द स्पॉन्जी बोन। तो स्पॉन्जी बोन के अब मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहा था। अगर स्पॉन्जी बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखी जाए ना, तो इसके अंदर जो स्पेस होगी, इस स्पेस को हम कहते हैं मैट्रिक्स। व्हाट इज नेम, इट्स नेम इज़ मैट्रिक्स। क्या नेम मैंने दिया, मैट्रिक्स का नेम दिया। अगर इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होगी, मैट्रिक्स कंटेनिंग प्रोटीन, मैट्रिक्स, एक मैट्रिक क्या मुश्तमिल होगा, अगर उसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है, मैट्रिक्स डैट कंटेनिंग प्रोटीन एंड दिस मैट्रिक्स इज नोन एज कोलिजन। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन मौजूद है तो मैं उसको क्या नेम दूंगा, उसको मैं नेम दूंगा कोलिजन का। अब बोन की क्योंकि बात कर रहे थे, तो बोन के अंदर 3 तरह के सेल्स मौजूद होते हैं। लेट्स सपोज ये मैंने 3 तरह के कुछ डिफरेंट तरह के सेल्स बना दिए। इनमें से एक सेल का नेम है, दिस सेल इज़ नोन एज ओस्टियोब्लास्ट, दूसरे का नेम है ओस्टियोसाइट, और तीसरा है मेरे पास ओस्टियोक्लास्ट। 3 तरह के मैंने सेल्स बना दिए यहाँ पर बोन के सेल्स, 3 सेल्स ऑफ द बोन। फर्स्ट वन इज ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड देयर इज द ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट की अगर मैं बात कर लूँ, ओस्टियोब्लास्ट आर द बोन फार्मिंग सेल्स, दीज आर द बोन फार्मिंग सेल्स। दूसरी बात किसकी करता हूँ, अगर मैं ओस्टियोसाइट्स की बात करता हूँ, ओस्टियोसाइट्स की अगर बात कर रहा हूँ तो ये बोन के मैच्योर सेल्स हैं, बोन मैच्योर सेल्स। और तीसरी अगर बात करता हूँ ओस्टियोक्लास्ट की, दीज आर द बोन डिजोल्विंग सेल्स। अच्छा, इनका मैं काम भी बताता हूँ कि ये किस तरह से बोन डिजोल्विंग सेल का मतलब क्या है, और मैं अपने उसी क्वेश्चन की तरफ मूव करूँगा कि वो 300 हड्डियाँ 206 हड्डियों में कैसे चेंज हो गई। असल में वो हड्डियाँ कैसे चेंज हो गई, वो एक प्रोसेस के ज़रिए से चेंज हुई थी।
उस प्रोसेस का नेम है ओसिफिकेशन। क्या नेम है? ओसिफिकेशन। तो मैंने कहा जैसे ही एक बच्चा बहुत छोटा था जिसकी बॉडी के अंदर 300 थी बोन्स, असल में वो बोन्स नहीं होते, वो कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं वो? असल में क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। बहुत ही नरम हड्डियां होती हैं उसके अंदर। तो होता कुछ यूँ है कि जो उसकी बॉडी के अंदर कार्टिलेज होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कार्टिलेज, दिस कार्टिलेज आर टर्न्ड आउट इनटू बोन। किसके अंदर चेंज हो जाते हैं? वो बोन के अंदर चेंज हो जाते हैं। और हम इस प्रोसेस को नेम देते हैं, और ये जो टोटल प्रोसेस होता है हम इस प्रोसेस को कहते हैं ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन इज़ अ फिनोमिना और प्रोसेस इन विच कार्टिलेज किसके अंदर चेंज हो जाएंगे? कार्टिलेज आर टर्न्ड इनटू बोन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्टिलेज बोन के अंदर टर्न होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नेम देते हैं, दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड ओसिफिकेशन। तो कैसे चेंज हो रहे हैं? असल में होता कुछ यूँ है कि पहले जब कार्टिलेज होते हैं ना, कार्टिलेज के जो सेल्स हैं, कार्टिलेज के सेल्स को क्या होता है कि ओस्टियोक्लास्ट, जो कि बोन डिसोल्विंग सेल्स हैं, पहले आएंगे बोन डिसोल्विंग सेल्स जिन्हें मैंने नेम दिया ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करेंगे? ओस्टियोक्लास्ट इन्वेड करेंगे, हमला करेंगे। किसके ऊपर हमला करेंगे? इन्वेड्स अ कार्टिलेज सेल्स। तो कार्टिलेज के ऊपर हमला कौन कर रहा है? ओस्टियोक्लास्ट हमला कर रहा है। जब हमला कर देंगे, उनको इन्वेड्स कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर कार्टिलेज की तरफ मूव करेंगे। कौन से सेल्स मूव करने वाले हैं? ओस्टियोब्लास्ट। अब उनकी स्पेस किसने ले ली है? उनकी स्पेस ले ली है ओस्टियोब्लास्ट ने। उनकी क्या ले ली? स्पेस ले ली। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि अब ये जो कार्टिलेज है वो ओस्टियोब्लास्ट ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये बोन के सेल्स हैं। अब किस में चेंज हो गया? ओस्टियोब्लास्ट किस में चेंज हो गया? ओस्टियोसाइट्स में। तो जारी बात है अब कार्टिलेज विद द पैसेज ऑफ टाइम किस में चेंज हो रहा है? बोन के अंदर चेंज हो रहा है। और लास्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा? यहाँ पर बोन को हार्ड करने के लिए बोन इज़ हार्डर, बोन हार्डर की जाएगी। कैसे की जाएगी? विद डेपोजिशन। तो जब डेपोजिशन होगी तो डेपोजिशन के नतीजे में क्या हो जाएगा? बोन हार्ड हो जाएगी, और यही प्रोसेस होगा जिसमें कार्टिलेज बोन के अंदर चेंज हो जाएगा। इसे हम कहेंगे ओसिफिकेशन कहेंगे। तो यहाँ तक अब आपका एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया है जिसे मैंने नेम दिया था, एंड दिस कनेक्टिव टिश्यू इज़ कॉल्ड, इसको मैंने क्या नेम दिया था? मैंने इसको नेम दिया था बोन का। अब मैं यहाँ पर सेकंड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेता हूँ। छोटा सा कनेक्टिव टिश्यू है, ज़्यादा है नहीं वो, उसमें कुछ इतना ज़्यादा, फिर भी बात करेंगे उसके बारे में। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू का नेम क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज ये था रिजिड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज अ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पहला पॉइंट। अगर मैं बात कर लूँ ना, सम टाइम ऐसे हो गया कि आपका जो बोन है वो टोर्न होगी, आपका कार्टिलेज भी टोर्न हो गया, तो बोन तो रिपेयर हो जाएगी। क्यों रिपेयर होगी? बिकॉज उसमें स्पॉन्जी बोन थी। स्पॉन्जी बोन के अंदर मैंने कहा था ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, तो इसका मतलब इसमें ब्लड क्या होगा? फ्लो करेगा, और उसके अंदर ब्लड के फ्लो के अंदर जारी बात है उसमें एंजाइम्स, हार्मोन्स, ईच एंड एवरीथिंग मौजूद होगी, जो क्या करेंगे? वो उसको रिपेयर कर देंगे, टोर्न पार्ट को। लेकिन अगर मैं बात कर लेता हूँ ना कार्टिलेज इंजरीज़ की, तो कार्टिलेज की इंजरी अगर छोटी हो ना, छोटी इंजरी है, तो वो तो विद इन अ वीक रिकवर हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना कार्टिलेज टोर्न हो गया, कोई बड़ी सी इंजरी है, तो याद रखिएगा ऐसी इंजरी में कार्टिलेज कभी भी खुद को क्या करता है? रिकवर नहीं कर पाता। इस सूरत में हमें ऑलवेज क्या करना पड़ती है? सर्जरी ही करना पड़ती है, जिसमें टोर्न पार्ट को आपस में करीब लेके आया जाएगा, और करीब लाने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा? सिलाई किया जाएगा करीब ला कर। ठीक है। तो नेक्स्ट इज बोन का जो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज़ है, इनको मैंने क्या नेम दिया? इनको मैंने नेम दिया है कार्टिलेज का। अगर हम कार्टिलेज के कुछ मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं इस तरह से, ये मैं बात करता हूँ, दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज। किसका कार्टिलेज मैट्रिक्स है? कार्टिलेज का मैट्रिक्स है। और मैंने कहा था अगर मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होगी, हम इसको नेम क्या देते हैं? दिस वन इज़ नोन एज द कोलिजन। तो मैंने उसका नेम क्या दिया था? कोलिजन का नेम दिया था। अब असल में मैं बात यहाँ पर कुछ यूँ करने वाला हूँ, ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो फ्लूइड से भरी हैं। कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो फ्लूइड से भरी होती हैं, और उनके अंदर लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट, एंड दिस इज़ नोन एज, ये जो स्पेसिस होंगी, इन स्पेसिस को मैं कहूँगा लक्यूना। क्या नेम दूंगा? लक्यूना का नेम दूंगा। और ये जो लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज हैं, दीज आर नोन एज द, इनको नेम दूंगा कॉन्ड्रोसाइट्स। तो इनको नेम मैंने क्या दे दिया? इसको मैंने नेम दिया कॉन्ड्रोसाइट्स का। और मैंने कहा कि
जो कार्टिलेज है उसके मैट्रिक्स के अंदर जो फ्लूइड से भरी स्पेसेस हैं, दिस वन इज़ नोन एज लैक्यूना, और लैक्यूना के अंदर लिविंग सेल्स होंगे एंड लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज इज कॉल्ड द कॉन्ड्रोसाइट्स। उसको मैं क्या नेम देने वाला हूँ? कॉन्ड्रोसाइट्स का नेम देने वाला हूँ। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ ना कार्टिलेज की, कार्टिलेज दरअसल मोस्टली दो तरह के कार्टिलेज होते हैं। वो दो मोस्टली कार्टिलेज कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द हाइलन कार्टिलेज और सेकंड वन इज़ द इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। अगर मैं बात करता हूँ ना हाइलन कार्टिलेज की, तो एक जो शिफाफ कार्टिलेज होगा, हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला कार्टिलेज है, एंड दिस कार्टिलेज इज़ अ हाइलन कार्टिलेज। आपका ये जो ट्रैकिया है ना, ये जो सांस की नाली है जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, जिसकी जो लेंथ है 12 सेंटीमीटर है, ये 0.12 मीटर है, तो उसके अंदर जो कार्टिलेज मौजूद है उस कार्टिलेज का क्या नेम है? हाइलन कार्टिलेज में जो है। इसके अलावा जो आपका एयर पैसेज है, एयर पैसेज में फेरेंक्स के बाद लेरेंक्स आता है और ट्रैकिया से पहले भी लेरेंक्स आता है, तो लेरेंक्स के अंदर भी कार्टिलेज मौजूद हैं, और वो जो कार्टिलेज हैं वो भी कौन सा कार्टिलेज है? हाइलिन कार्टिलेज है। अगर बात कर लेता हूँ इलास्टिक कार्टिलेज की, तो इलास्टिक कार्टिलेज की इलास्टिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपका जो एक्सटर्नल पिन्ना ऑफ द एयर, आपका जो ये कान का एक्सटर्नल पिन्ना है, इसमें कौन सा कार्टिलेज है? इट कंटेन्स द इलास्टिक कार्टिलेज। और फेरेंक्स के फर्श पर एक सुराख होगा जिसे हम ग्लाटस कहते हैं। ग्लाटस को भी एक कार्टिलेज और टिश्यू का एक पर्दा उसकी हिफाजत करता है, उसे क्लोज़ करता है। जब खुराक मूव करती है हमारे एसोफेगस की, जब आपकी खुराक मूव करती है एसोफेगस की तरफ, तो उस वक्त क्या होगा? वो जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का बना है, वो जो टिश्यू का पड़ता है जिसे आप एपिग्लाटिस कह रहे हैं, वो भी किस कार्टिलेज का बना है? इट इज़ आल्सो मेड फ्रॉम इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये आपका टोटल सा टॉपिक है एंडोस्केलेटन के ऊपर, ठीक है। ये अगर इस टॉपिक के मतलब आपका कोई क्वेश्चन है या फिर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आप किसी और टॉपिक के ऊपर कोई डिस्कशन वगैरह चाहते हैं, जो आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप हमें बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी इसके ऊपर लेक्चर मिलेगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads.